ट्रंप का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्या डिएगो गार्सिया बेस पर B-2 बॉम्बर में बम लोड हो गया है? क्या अमेरिका का F-15 फाइटर जेट जॉर्डन में पोजीशन ले चुका है? क्या अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो ईरान में घुसने के लिए तैयार हैं? क्या अमेरिका की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ईरान पर हमला करने के लिए रेडी है? क्या इस बार ट्रंप सुप्रीम लीडर खामेनेई का काम तमाम कर देंगे? इन लाइंस को गौर से देखिए और जिस शख्स ने यह लिखा है उसे भी पहचान लीजिए। ये अमेरिकन डिप्लोमेट और पूर्व इजराइल राजदूत डैनियल शापिरो की सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते खामेनेई को मारने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बहुत जल्द मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है। तो क्या ट्रंप ने खामेनेई का डेथ वारंट साइन कर दिया है? क्या अमेरिकी फौज सीधे खामेनेई के बंकर पर अटैक करने वाली है? अगर ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हुए तो ईरान का अगला कदम क्या होगा? खामेनेई के किल प्लान को लेकर ईरान ने अमेरिका को क्या वार्निंग दी है? ईरान किन मिसाइलों से और कहां अमेरिका पर पलटवार करेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ट्रंप क्यों खामेनेई से इस कदर गुस्सा है कि अब उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इतना भयानक प्लान बना लिया है। इराक वॉर के बाद ईरान में खामेनेई की सत्ता इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ईरान में एक बड़ा तबका खामेनेई के इस्लामी निजाम के खिलाफ बगावत कर चुका है। आरोप है कि विद्रोह की इस आग को कुचलने के लिए खामेनेई की फोर्स ने भयंकर कत्लेआम किया है। तकनीकी रूप से मौतों की संख्या से जुड़े आंकड़े संबंधित संस्थाओं द्वारा घोषित किए जाने चाहिए। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और न्यायिक मामला है। किसी भी देश को ये अनुमति नहीं देनी चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ किसी और देश द्वारा किया जाए। ये ईरान के बारे में गढ़ी गई बड़ी संख्या में झूठी रिपोर्टों का एक उदाहरण है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाया जाता है और कभी कभी कुछ देश इसी गलत जानकारी के आधार पर ईरान के बारे में फैसला कर लेते हैं। ईरानी सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि ईरान में 48 घंटे के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, यानी हर 14 सेकंड में एक हत्या की गई है। The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. One murder every 14 seconds. Their heads are bloodied but unbowed. The people have not retreated. Their determination has made one thing clear. They are not merely rejecting this regime, they are demanding a credible new path forward. The Iranian people are taking decisive actions on the ground. It is now time for the international community to join them fully. I will return to Iran. The people of Iran have risen to reclaim their country. History will honor those who stand with them.
लीडर अयतुल्ला अली खमेनी इस कत्लेआम के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। खमेनी ने हिंसा और मौत के लिए सीधे ट्रंप पर आरोप लगाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया है और ये भी कह दिया है कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। 4 दिन पहले तक जिस ईरान को लेकर ट्रंप का रवैया नर्म हो रहा था, 800 लोगों को फांसी टालने पर जिस ईरान को ट्रंप थैंक यू बोल रहे थे, वो खमेनी के इस बयान से आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप ने अब सरेआम ईरान में रिजीम चेंज करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान में अब नई लीडरशिप को तलाश करने का समय आ गया है। ट्रंप ने खमेनी को सत्ता छोड़ने की वार्निंग भी जारी कर दी है। इस समय अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि साउथ चाइना सी में था, वो तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 दिन में ये युद्धपोत ईरान के पास पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह निमित्ज क्लास का जहाज है जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। इसमें 90 फाइटर जेट और 5000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त तैनात रह सकते हैं। परमाणु रिएक्टर की वजह से ये महीनों तक बिना ईंधन भरे समुद्र में रह सकता है। इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कई डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और पनडुब्बियों के साथ आता है जो मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिकी फौज इस समय मिडिल ईस्ट में भयंकर घेराबंदी कर रही है। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया बेस से लेकर इराक, जॉर्डन और फारस की खाड़ी तक खमेनी के खिलाफ ट्रंप जाल बिछा चुके हैं। ट्रंप के टारगेट पर खमेनी है तो ईरान ने भी ट्रंप को जवाब देने की फुल तैयारी कर रखी है। ये ट्रंप को ईरान के राष्ट्रपति का 2 टूक संदेश है। मसूद पेज़ेशकियन ने वार्निंग दी है कि अगर खमेनी पर हमला हुआ तो फिर आर पार की लड़ाई। ईरान की सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल थी। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल ईरान के पास है। ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है खुर्रमशहर 4। खुर्रमशहर 4 की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल मिडिल ईस्ट के किसी भी अमेरिकी बेस को उड़ा सकती है, साथ ही साथ इजराइल में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। खुर्रमशहर 4 को खैबर मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 1800 किलोग्राम तक का सिंगल और मल्टीपल वॉरहेड लगाया जा सकता है। टारगेट के करीब पहुंचकर ये एक साथ 80 टारगेट को हिट कर सकता है। टारगेट के करीब पहुंचने के बाद इसमें लगे 80 मिनी वॉरहेड अलग हो जाते हैं। इस सिस्टम की वजह से दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। खुर्रमशहर 4 की स्पीड मैक 16 यानी 2000 किलोमीटर है। खुर्रमशहर की स्पीड मैक 16 यानी 2000 किलोमीटर आर है, यानी 5 मिनट में तेहरान से तेल अवीव पहुंच सकती है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हथियारों का जखीरा है। फतेह 1 और फतेह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है। इनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। ये 200 से 450 किलो का वॉरहेड ले जा सकती हैं।
अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन की स्पीड है, जो 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला कर सकती है। ये ईरान की सेजल मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल सेजल की रेंज 2,500 किलोमीटर तक है और स्पीड है मैक 13 यानी 16,052.4 प्रति घंटा। ये अपने साथ 650 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और टारगेट पर सटीक हिट कर सकती है। इजराइल के साथ 12 दिन में युद्ध में इस मिसाइल की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। खबर तो ये भी है कि 2025 में ईरान ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट कर चुका है। इसके अलावा ईरान के पास दुनिया के सबसे घातक ड्रोन हैं। युद्ध शुरू होने पर जिनसे निपटना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान का शाहिद 136 कामी क्रेजी ड्रोन दुनिया के कई युद्धों में अपनी काबिलियत दिखा चुका है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, तो 50 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट इसकी रेंज में है। अमेरिका के रीपर ड्रोन की तरह दिखने वाला शाहिद 129 ड्रोन भी ईरान के पास है। 24 घंटे उड़ान भरकर ये जासूसी और सुसाइड अटैक दोनों काम अंजाम दे सकता है। ईरान का शाहिद 149 सबसे मॉडर्न लड़ाकू ड्रोन है, जो 2000 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। इसमें 500 किलो विस्फोटक भेजकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका जैसे ही हमले शुरू करेगा, ईरान सबसे पहले मिसाइल और ड्रोन अटैक एक साथ करेगा। उसके निशाने पर इजराइल और अमेरिका के बेस होंगे। फिर वो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करेगा। होर्मुज से दुनिया का 1/4 तेल जाता है, जो 2 करोड़ बैरल पर डे के करीब है। दुनिया की 20% LNG भी इसी रास्ते से सप्लाई होती है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया का तेल और LNG होर्मुज के रास्ते ही आता है। इससे ऊर्जा के वैश्विक बाजार में उथल पुथल मच जाएगी। यानी ट्रंप के लिए ईरान को जीतना इतना आसान नहीं है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप खामेनेई का तख्ता पलट करना चाहते हैं। खामेनेई की तरह रेफा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपना चाहते हैं। इससे एक और वॉर फ्रंट खुलने का डर सता रहा है। तो वहीं ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक ट्रंप को चेतावनी दे रहा है। ग्रीनलैंड की डिफेंस के लिए अपनी फौज भेज रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की जिद वर्ल्ड वॉर 3 करवा कर ही रहेगी? कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रीनलैंड पर अड़े ट्रंप, यूरोप से लड़ेंगे जंग। अमेरिका को दे दी डेनमार्क ने बड़ी चेतावनी। Der noterer jeg mig jo også bare, at den amerikanske præsident er ukonventionel, for at udtrykke det diplomatisk, men Amerika er også andet og mere end den amerikanske præsident. Jeg har lige været der. Der er også checks and balances i det amerikanske samfund. डेनमार्क के साथ कनाडा, अमेरिका को अल्टीमेटम। The future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. We are NATO partners with Denmark, and so our full partnership stands. Our obligations on Article 5, Article 2 of NATO stand, and we stand full square behind those. ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड, डेनमार्क देगा मुंहतोड़ जवाब। I will say that I would never expect a NATO country attack another NATO country. But you are right that it is Danish law that a Danish soldier, if attacked, has the obligation to fight back. क्या अमेरिका वर्सेस यूरोप होगी वर्ल्ड वॉर 3? यूरोप और अमेरिका में तनातनी पड़ गई है। अमेरिका के खिलाफ फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर इरादा साफ कर दिया है। ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर बता दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ही रहेंगे। सवाल ये है कि
ट्रंप के ताजा बयान से क्यों हड़कंप मच गया? मिशन ग्रीनलैंड के लिए रूस का नाम क्यों लिया? ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड को क्या डिरेल कर पाएगा यूरोप? ट्रंप के खिलाफ डेनमार्क का कौन कौन दे रहा है साथ? दरअसल वेनेजुएला विजय के बाद ट्रंप का जोश हाई है। ट्रंप एक साथ कई वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वो ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट करना चाहते हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान से हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी पुरानी मंशा को एक बार फिर दोहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क को ये कहता रहा है कि आपको रूसी खतरे को ग्रीनलैंड से दूर करना होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश डेनमार्क ने इसके लिए कुछ नहीं किया। अब समय आ गया है और ये किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ग्रीनलैंड की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। यूरोप में हड़कंप मच गया है। ट्रंप के ऑपरेशन ग्रीनलैंड का यूरोप के कई देश विरोध कर रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे ताकतवर देश अब डेनमार्क के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए जर्मनी ने अपनी फौज डेनमार्क भेज दी है। प्लेन से उतरते ये जर्मन सैनिक हैं जिनको इमरजेंसी में ग्रीनलैंड भेजा गया है। ये यूरोप का बहुत बड़ा फैसला है। नाटो के सैनिक ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए तैनात होने लगे हैं। ये F-35 मेड इन अमेरिका फाइटर जेट है। ये F-35 ग्रीनलैंड के ऊपर मंडरा रहे हैं। ये F-35 डेनमार्क एयरफोर्स के हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद नाटो में दरार है, क्योंकि अमेरिका नाटो का सबसे शक्तिशाली पार्टनर है और अब वही ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है। इसीलिए यूरोप के देश अब डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। डेनमार्क की नौसेना ग्रीनलैंड के डिफेंस के लिए लगातार गश्त लगा रही है। We're on board a Danish naval ship which patrols the coast of Greenland looking for suspicious activity, including foreign vessels. President Donald Trump has suggested the waters around Greenland are full of Russian and Chinese ships, but we've spoken to plenty of people here who say they've never seen them, as well as the experts and officials who say that claim is false. Denmark and some of its NATO allies have scrambled to send personnel here at a time when Trump is insisting the US must own this Arctic island. The Danes say the exercises are regular, and a NATO military official told AP the troop deployment bolsters the alliance's collective defences here in the Arctic. But the US is the most powerful member of NATO, and that's partly why this crisis is so difficult to navigate. By threatening Greenland and Denmark, Donald Trump is pitting himself against America's NATO allies. ट्रंप की ताजा धमकी के बाद नाटो टूट के कगार पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि अमेरिका कब तक हमला करने वाला है। दूसरी तरफ यूरोप के कई देश और नाटो सदस्यों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का विरोध किया है। नाटो के सदस्य देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि यूरोपीय देशों ने अमेरिकी धमकियों को क्षेत्रीय अखंडता का खतरा बताया है। फ्रांस, यूके और जर्मनी समेत दूसरे यूरोपीय नेताओं ने ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का साथ दिया और कहा कि ट्रंप की धमकियों को किसी प्रकार से मंजूर नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह गलत है। डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड के खिलाफ अमेरिका का कोई भी मिलिट्री एक्शन नाटो मिलिट्री गठबंधन का अंत होगा। I will say that I would never expect a NATO country attack another NATO country. For us, for me, it's not about signaling. It is actually about training military units, working together with allies. I will say that I will never expect a NATO country attacking another NATO country. But you are right that it is Danish law that a Danish soldier, if attacked, has the obligation to fight back. यूरोप के देश ही नहीं, अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा भी डेनमार्क के सपोर्ट में उतर आया है। कनाडा ने साफ कह दिया है कि अगर जंग की नौबत आती है तो वो नाटो का साथ देगा। The future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. We are NATO partners with Denmark, and so our full partnership stands. Our obligations on Article 5, Article 2 of NATO stand, and we stand full square behind those. ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड के खिलाफ अब मोर्चाबंदी होने लगी है, जिसे तोड़ने के लिए ट्रंप ने यूरोप के देशों पर टैरिफ बम से अटैक किया। ट्रंप ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10% टैरिफ लगाया।
इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता तो 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ बम के खिलाफ यूरोपीय देशों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक यही कह रहा है कि वो टैरिफ से डरने वाले नहीं और हर हाल में ग्रीनलैंड का साथ देंगे। Der noterer jeg mig jo også bare, at den amerikanske præsident er ukonventionel, for at udtrykke det diplomatisk, men Amerika er også andet og mere end den amerikanske præsident. Jeg har lige været der. Der er også checks and balances i det amerikanske samfund, og det giver mig sådan set en tro på, at når vi står sammen, og når vi er i stand til at forklare, hvad der står på spil, og det er jo ikke kun for Europa, der er ting på spil, der er også store ting på spil for USA, så skal vi også komme igennem det her. Altså, det er man jo nødt til at tro på, og det er man jo nødt til at arbejde for. ग्रीनलैंड में ट्रंप का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद ग्रीनलैंड में लोग सड़कों पर हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों लोग बर्फ से ढकी सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन अब तक का सबसे बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड जन आंदोलन बताया जा रहा है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक का ये नजारा है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। करीब 20,000 की आबादी वाले इस शहर में लगभग 1/4 लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में नेशनल फ्लैग, तख्तियां और पोस्टर थे। इन पर लिखा था ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। लोग नारे लगाते हुए शहर के सेंटर से यूएस काउंसलेट तक पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी काउंसलेट को पुलिस ने सील कर दिया था। इसी तरह के समर्थन प्रदर्शन ग्रीनलैंड के अलग अलग शहरों के साथ डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और दूसरे यूरोपीय शहरों में भी हुए। प्रदर्शन कर रहे कई लोगों ने कैंप और बैनर के जरिए अपना मैसेज दिया, जिन पर मेक अमेरिका गो अवे लिखा था। सड़क पर लोगों की ये भीड़ डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन की है, जहां हजारों लोग सिटी हॉल के सामने जमा हुए और वहां से अमेरिकी दूतावास तक मार्च किया। सवाल यह है कि ग्रीनलैंड के लोग नहीं चाहते कि उन पर अमेरिका का कब्जा हो। ग्रीनलैंड के लोग ये भी नहीं चाहते कि उन पर अमेरिकी शासन हो। वो अमेरिका का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो फिर आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों चाहता है? इसका जवाब यह है कि नेशनल सिक्योरिटी और गोल्डन डोम के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका की जरूरत है। Greenland is essential for America's national security. The new domain of international competition is going to be polar competition. That is where more and more resources are being spent by our nation's adversaries and rivals, is the ability to control movement, navigation, lanes of travel in the polar and Arctic regions. Greenland is 25% larger than Alaska. Greenland is the size of 1/4 of the continental United States. With respect to Denmark, Denmark is a tiny country with a tiny economy and a tiny military. They cannot defend Greenland. They cannot control the territory of Greenland. Under every understanding of law that has existed about territorial control for 500 years, to control a territory, you have to be able to defend a territory, improve a territory, inhabit a territory. Denmark has failed on every single one of these tests. दरअसल अमेरिका और रूस के बीच मौजूद ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे बहुत अहम इलाका बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्कटिक में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ कम हो रही है तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और जमीन के नीचे छिपे संसाधन भी सामने आ रहे हैं। दुर्लभ खनिजों के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहां लगभग 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान है। ऐसे में अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है।
तो दूसरी ओर अमेरिका के वो फ्रेंड्स हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं और वो ग्रीनलैंड के डिफेंस की शपथ ले चुके हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर जंग हुई तो ये जंग भयंकर होगी और महायुद्ध का रूप ले लेगी।